तो पार्ट 37 की शुरुआत 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक से होता है, जब हेइन और हिनवो अपने हनीमून के लिए जर्मनी आए थे। हेइन एक दिन हिनवो को लेकर एक ग्रेवयार्ड में गई थी, तो हिनवो ने उसे यहाँ आने का रीजन पूछा था। तब हेइन ने बताया था कि उसे एक पार्क के बीच ऐसे ग्रेवयार्ड पसंद है जहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है और उनकी याद में कब्र बनाया जाता है। ये पहाड़ों में दफनाने से या फिर समंदर के पास दफनाने से तो अच्छा ही है। तभी हेइन एक ओल्ड मैन को उनकी वाइफ की कब्र पे फ्लावर देते हुए देखती है। जब तक हिनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी तुम अपने लिए एक्सपेक्ट मत करना, अगर मुझसे पहले तुम मर गई तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस एक और दिन जीऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चला आऊंगा। हेइन उसकी बातों को सीरियस न लेते हुए जाने लगती है, तो हिनवो कहता है कि सच्ची में तुम्हारे बिना जीने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। जो सुन हेइन ब्लश करती है, फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, हिनवो हेइन को ये सर्जरी कराने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हेइन नहीं मानती कि वो अपने यादों को नहीं खोना चाहती थी। सर्जरी के बाद वो हिनवो तक को नहीं पहचानेगी, यही सोचकर वो बहुत डर जाती है, इसलिए वो ये ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती है। पर ये लोग नहीं जानते थे कि एक और मुसीबत इनका वेट कर रहा है, क्योंकि इधर ब्रोकर के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। इस कार में ब्रोकर को मारा गया था, वहाँ पर उन्हें खूनी के फिंगरप्रिंट्स और कुछ हेयर सैंपल्स मिलते हैं। इवन जिस चाकू से उसे मारा गया था उस पर भी खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। वैसे ये सब हिनवो और हेइन के जर्मनी जाने से पहले हुआ था। इधर यूनसोंग भी जर्मनी जाने के लिए निकल रहा था, जिसे सियोली जाने से रोकते ने उसे समझाती है कि वो हेइन के पीछे ना जाए, वैसे भी वो मरने वाली है। पर यूनसोंग कहता है कि वो नहीं मरेगी, सर्जरी के बाद वो अपनी नई लाइफ शुरू करेगी मेरे साथ, क्योंकि उसकी सारी बुरी मेमोरीज चली जाएंगी, उसे सिर्फ मैं याद रहूंगा। सियोली कहती कि आखिर तुम उस लड़की से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। यूनसोंग कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये कहकर जाने लगा था, पर सियोली उसे फिर रोकती है, लेकिन यूनसोंग नहीं रुकता, जिससे सियोली को बहुत गुस्सा आता है। यूनसोंग एयरपोर्ट पहुंच जाता है और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के लिए निकलता है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में ही वो हॉस्पिटल था जहाँ हेइन की ये सर्जरी होने वाली थी। यूनसोंग प्लेन में बैठने से पहले न्यूज में देखता है ब्रोकर की मौत के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इससे हमें समझ आता है कि उसने कुछ तो प्लान बनाया है। इधर हिनवो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। हेइन को उसके रूम में देखने के बाद चर्च के लिए निकलता है, लेकिन हेइन तो जगी हुई थी। हिनवो चर्च में गॉड से प्रे कर रहा था। अभी वहाँ पर हेइन भी पहुंच जाती है, उसके पास आकर बैठती है। हिनवो से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। हेइन कहती है कि मुझे पता है कि तुम हर सुबह चर्च आया करते हो, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करते हुए आ गई। एटलीस्ट तुम तो कोशिश कर रहे हो मेरे पीछे पीछे हेवन आने की, पर इसके लिए तुम्हें गॉड से बहुत ज्यादा प्रे करना होगा, तब जाकर हेवन में हम दोनों की मुलाकात होगी। हिनवो पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हेवन जाओगी। हेइन कहती हाँ बिल्कुल। हिनवो कहता है कि मैं हेवन जाने के लिए प्रे नहीं कर रहा था। हेइन पूछती फिर क्या प्रे कर रहे थे। हिनवो कहता है कि मैंने गॉड से प्रे किया ताकि तुम सर्जरी के लिए मान जाओ और तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें सब कुछ याद रहे, मैंने इतना ज्यादा भी नहीं मांगा, बस गॉड से इतना रिक्वेस्ट किया कि तुम जिंदा रहो। ये सुन हेइन कहती कि बहुत बेकार प्रे किया, ये कहकर वो बाहर चली जाती है। तो हिनवो भी उसके साथ जाता है उसे सर्जरी कराने के लिए मनाने, लेकिन हेइन को जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए हिनवो ने आज ही डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था कि हम इस सर्जरी को और डिले नहीं कर सकते। पर हेइन कहती है कि उससे पहले मुझे कहीं जाना है। ये बोलकर वो हिनवो को एक जगह ले आती है जहाँ से पूछती कि क्या तुम्हें ये जगह याद है। हिनवो बताता है कि हम लोग हनीमून पे यहाँ पर आए थे, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसलिए तुमने यहाँ के बहुत सारे फोटोज लिए थे। हेइन आगे बताती कि यहाँ पास में एक पब है जहाँ हमने थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, हमारे बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी। हिनवो कहता हाँ याद है, मैंने ड्रिंक कर लिया था, तब तुमने फिर से मुझे याद दिलाया था ड्रिंक करने के बाद मैं बहुत ज्यादा क्यूट लगता हूँ, इसलिए तुमने मुझे क्यूट हरकतें करने से मना किया था। हेइन कहती कि मुझे याद है, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम क्यूट एक्ट कर सकते हो, पर सिर्फ मेरे सामने। उस रात सारी लड़कियां तुम पर ही डोरे डाल रही थी। हिनवो कहता कि मुझे इतना सब याद नहीं, क्योंकि मेरी नजरें तो सिर्फ तुम पर थी। हेइन ब्लश करते हुए कहती कि अच्छा ऐसा था क्या, तुम्हें याद है होटल वापस जाते हुए हमने इस जगह को पार किया था, उस रात फुल मून नाइट थी, चांद कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। हिनवो कहता हाँ बहुत ब्यूटीफुल था। हेइन कहती कि मुझे उस दिन का हर एक चीज याद है, यहाँ की स्मेल, वो चांद, उस दिन की हवा, यही सब तो वो यादें हैं, वो हैप्पी मोमेंट्स है जिसके लिए मैं जी रही हूँ। उन हैप्पी मेमोरीज से ही तो मुझे हौसला मिलता है, और वही मेमोरीज मुझे और मेरी लाइफ को डिफाइन करती है। पर इस सर्जरी के बाद मैं ये सब खो दूंगी, इस जगह की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ जो हमारी हैप्पी मेमोरीज थी वो सब चली जाएंगी, मेरे लिए एक अनजान बन जाओगे, मैं तो खुद भी वो हेइन नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं ये सर्जरी नहीं कराना चाहती। मैंने आज तक अपने हिसाब से जिंदगी जिया है, तो मरना भी अपने हिसाब से पसंद करूंगी। ये बोलकर दोनों ही दुखी होते हैं और हिनवो भी उसे कुछ नहीं कह पाता। पर इधर बॉम्जा आंटी मिस्टर सॉन्ग को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी, क्योंकि उन्हें हर जगह मिस्टर सॉन्ग ही दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो तो यंग दूरी खींची चली आती है, वो भी डायरेक्ट मिस्टर सॉन्ग के घर के बाहर। पर तभी उनकी कार को दूर से सुचौल देख लेता है, तो आंटी बहाना मार देती कि मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। केक वो मिस्टर सॉन्ग के लिए लाई थी वो उसे देकर कहती कि तुम्हारा फेवरेट केक है ना, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो सुचौल उन्हें कहता है कि ये मिस्टर सॉन्ग का घर है, आपको तो पीछे ही रुकना था, वहाँ हिनवो जीजा का घर है। तो सुचौल उन्हें लेकर जाने लगा था, तभी मिस्टर सॉन्ग बाहर आ जाते हैं, जो बॉम्जा आंटी को देखकर भागकर बाहर आते हैं, कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। बॉम्जा आंटी हाँ कहने वाली थी, पर सुचौल कहता है कि नहीं ये मुझसे मिलने आई है, रास्ता भूलकर आपके घर आ गई। ये कहकर वो कार में बैठकर उन्हें ले जाने लगा था। मिस्टर सॉन्ग सुचौल को रोक लेते हैं और बॉम्जा आंटी को चाय के लिए अंदर बुलाते हैं। तो सुचौल भी उनके पीछे चला आता है, उनके बीच कबाब में हड्डी बनने। पर तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके घर पे आने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मॉम डैड भी हिनवो के घर आए थे। अब सुचौल को दहाई को अपनी मॉम से दूर रखना था, इसलिए वो जल्दी से घर पहुंच जाता है और इधर इन दोनों को थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। तो दोनों में शर्माते हुए थोड़ी बातें होती है और इन दोनों की बात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। इधर हिनवो हेइन को हॉस्पिटल ले ही आता है डॉक्टर से एक बार मिलकर बात करने के लिए। हेइन मना कर रही थी, तो हिनवो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं, इसलिए हेइन हॉस्पिटल में चली आती है। इधर हिनवो
हिनवू ने ही हेइन के पेरेंट्स को बताया था कि हेइन ने मना कर दिया है सर्जरी के लिए, इसलिए उसने हेइन की फैमिली और अपनी फैमिली को एक बार हेइन को मनाने के लिए ट्राई करने को कहा है। इसलिए इधर घर वाले सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर हेइन को कैसे मनाएं, क्योंकि वो जानते थे कि हेइन बहुत ज्यादा जिद्दी है। थोड़ी देर में सुचोल और बॉम्जा आंटी भी पहुंच जाते हैं। हिनवू की मॉम सुचोल को बताती है कि दाहाई गोनू को लेकर बाहर घूमने गई है। मॉम डैड अभी उसे हेइन के बारे में सोचने के लिए बैठा देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग हेइन को वीडियो कॉल करते हैं, कोई उसे कुछ कह ही नहीं पाता, तो बॉम्जा आंटी उसे समझाना शुरू करती है। उनकी बातें सुन हेइन भी दुखी होती है। हेइन के डैड उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सुनकर बहुत शॉक्ड हुई होगी, पर हिनवू पर गुस्सा मत करना, उसने तुमसे जानबूझकर ये बात नहीं छुपाई थी। मैंने ही उसे तुम्हें बताने से मना किया था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम जर्मनी जाने से ही मना कर दोगी। हेइन भी रोते हुए कहती कि इट्स ओके डैड, मैं भी यही करती शायद। तो डैड कहते हैं कि जब मुझे पता चला इस बारे में, तब मैंने तुम्हारे इलाज के लिए दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल में पता किया, उन सबके पास भी कोई इलाज नहीं था। उन्होंने तो ऑलरेडी उन सारे हॉस्पिटल से बात कर रखा था। उसने दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर में तुम्हारे इलाज कराने के लिए ईमेल्स भेजे, बहुत सारे मेडिकल लैब्स के बारे में पता किया जहाँ तुम्हारा इलाज हो सकता है। तुम्हें बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर उसे यह हॉस्पिटल मिला। इसलिए प्लीज हेइन इस बारे में सोचना। मॉम भी उसे बहुत समझाती है, पर हेइन कहती है कि एटलीस्ट आप मुझे एक अच्छी बेटी की तरह याद रखोगी, पर अगर मैंने सर्जरी करा लिया तो मैं आप सबको भूल जाऊंगी। जो हेइन आपसे इतना बहसबाजी किया करती थी, मैं वो नहीं रहूंगी। इतने सालों बाद मैं आपसे दिल खोल कर बात कर पाई, उस फीलिंग को मैं भूल जाऊंगी। आप लोग मेरे लिए अनजान हो जाओगे। बोलते हुए हेइन रो पड़ती है और उन्हें सॉरी कहती है, जिसे देखकर अब सभी लोग इधर रो पड़ते हैं। तो डैड लैपटॉप बंद कर देते हैं, पर उनका कॉल कट नहीं हुआ था। उधर सभी की रोने की आवाज हेइन सुनकर और ज्यादा दुखी होती है। इधर दाहाई गोनू को बाहर घुमा रही थी, तभी वो सियोली को इधर आते हुए देखती है, जिसे आकर डांटने लग जाती है वापस आने के लिए, और पहले उसे सॉरी कहने के लिए कहती है। और दाहाई कहती है कि मुझे तुम्हें नहीं, मेरी फैमिली को सॉरी कहना चाहिए। सियोली कहती है कि ये लोग तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम एक स्कैमर हो जो लोगों को उल्लू बनाकर उनके पैसे लूटती हो। इसीलिए यूएस जाकर वही करो, वरना तुम जिस फैमिली की बात कर रही हो उन्हें हर्ट होगा। इसीलिए मैं बस वार्निंग देने आई थी, इससे पहले मैं उनके साथ कुछ करूं। जो पेन ड्राइव तुमने जुनहो के पास से लिया था वो मुझे दे दो और अपने बच्चे के साथ यहाँ से निकल जाओ। तभी थोड़ी देर से हेइन की मॉम उन्हें देख रही थी। सियोली कहती है तुम्हें यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। तो दाहाई उसे कहती कि अगर तुमने सुचोल को या मेरी फैमिली को कुछ किया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, इस पेन ड्राइव को मैं पुलिस को दे दूंगी। सियोली कहती है इससे तुम भी फंसोगी, और फिर तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? क्या तुम्हारी ये सो कॉल्ड फैमिली इस बच्चे का ख्याल रखेगी? तभी हेइन की मॉम इधर आ जाती है और दाहाई से कहती है कि बाहर बहुत ठंडी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोनू को ठंडी लग सकती है। बटलर हेइन की मॉम से कहती कि क्या तुम्हें दाहाई के बारे में पता भी है कि वो किस तरह की लड़की है? इस पर हेइन की मॉम कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जैसी हो, मेरा बेटा उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो गोनू को ले जाने लगती है और दाहाई को भी जल्दी से घर आने के लिए कहती है। यानी कि हेइन की मॉम भी अब दाहाई को धीरे धीरे माफ कर रही है। पर इधर हिनवू को डॉक्टर बताते हैं कि हेइन की कंडीशन अभी और ज्यादा खराब हो रही है, हमें जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करनी होगी, वरना हम उसे बचा नहीं पाएंगे। पर जब तक वो खुद सर्जरी के लिए नहीं मानती तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो हिनवू हेइन के वार्ड में वापस आता है, पर देखते है कि हेइन तो अपने रूम में नहीं थी, इसलिए वो इसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लग जाता है, पर हेइन उसे कहीं नहीं मिलती। इधर हम हेइन को चर्च में देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रही थी। इधर हेइन को ढूंढते हुए हिनवू को चर्च का ख्याल आता है, तो वो भागते हुए पास के चर्च में पहुंच जाता है, लेकिन हेइन चर्च से निकल चुकी थी। तो हिनवू बाहर आता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पर टंगे प्रेयर चिट्स पे। इसमें हेइन ने लिखा था, जिसमें उसने गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी लाइफ की 2 सबसे वैल्यूएबल चीज बची है मेरे पास, जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनकी मेमोरीज। मैं आपको मुझे बचाने के लिए तो नहीं कहूंगी, पर मेरी आखिरी सांस तक मैं इन मेमोरीज के साथ जी हूँ, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। बल्कि हिनवू आसपास हेइन को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ चर्च से थोड़ी दूर वो हेइन को रोते हुए देखता है, तो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। दोनों ही रोने लग जाते हैं। हिनवू से हॉस्पिटल चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हेइन भी उसे कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जीने के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हें पहचान तक नहीं पाऊंगी, तुम मेरे लिए एक अनजान इंसान बन जाओगे। हिनवू उसका हाथ होल्ड करके रिक्वेस्ट करता है, अगर ऐसा हुआ भी तो सबसे पहले तुम जिससे मिलोगी वो मैं होऊंगा, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार होगा, मैं फिर से ड्रिंक करके क्यूट एक्ट करूंगा। तुमने कहा था ना कि इससे तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम फिर से प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हें मुझसे फिर से प्यार ना हो, मुझे पसंद ना करो या फिर मुझे जितना चाहे इग्नोर करो, आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, मैं वो प्रॉमिस निभाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, सो प्लीज मान जाओ और मरने के बारे में सोचना भी मत। हिनवू से रिक्वेस्ट करते रह जाता है, दोनों रोते रह जाते हैं, पर हिन अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है, यानी वो अभी भी सर्जरी के लिए नहीं मानती। इसी के साथ पार्ट 37 का यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।